So good morning everyone. Last class we had done cost of डिबेंचर, ठीक है ना। तो आज हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का कैलकुलेशन इज सिमिलर टू कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, बट एक चीज याद रखना है, डिविडेंड के कारण टैक्स सेविंग्स नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट वी पे टैक्स एंड देन जो प्रॉफिट बचता है उसमें से हम लोग डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड के कारण कोई टैक्स का सेविंग्स नहीं होगा। हाउएवर डिविडेंड देने से कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता है। इनकम टैक्स तो कंपनी दे ही दिया, उसके अलावा जो भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था, राइट। अभी वो एबॉलिश हो गया है, बट अपने प्रैक्टिकल्स में दे माइट गिव इट, राइट। आप कहीं पर भी काम करेंगे, किसी भी कंट्री में काम करेंगे, अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालने आएगा तो यू नीड टू कंसिडर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एज वेल, राइट। तो हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको हम लोग केपी बोलते हैं। राइट, अगेन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कि मार्केट में इशू नहीं होता है। और एक हो गया हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, केपी इज इक्वल्स टू पीडी। पीडी हो गया हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड बाय आईपी इंटू 100। प्लस आरपी माइनस आईपी बाई एन, राइट। सिमिलर है, वहां पे 1 - टैक्स सेविंग्स होता था, प्रेफरेंस डिविडेंड के कारण देयर इज नो टैक्स सेविंग्स, नो टैक्स शील्ड। You might have to pay something extra, that is 1 plus capital T। यहां पर भी पीडी इंटू 1 प्लस कैपिटल टी प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ। दिस कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर in addition to income tax, if company pays corporate dividend tax, then total outflow will be preference dividend plus corporate dividend tax, that is PD 1 plus capital T।
ठीक है। एग्जाम्पल, कंपनी इशूड 1000 10% preference share of rupees 100 each at par, redeemable after 10 years at a premium of rupees 5 per share. Flotation cost rupees 2 per share. Tax rate 50%. Now ये जो टैक्स रेट है ये इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं है। नॉर्मल जो टैक्स रेट देगा दैट इज दी कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जब बोलेगा या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलेगा, दैट इज डिविडेंड टैक्स। पहले जब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था ना, तो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्टेड हो जाता था। लेकिन अब क्या है, जो इंडियन कंपनीज एक्ट है उसमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। नाउ कंपनी इनकम टैक्स देता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, उसी प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में रिसीव होगा, वो लोग टैक्स देगा। पहले कंपनी ही दे देता था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इनकम टैक्स तो दे ही। जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का टैक्स प्रोप्राइटर देता है, वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बट कंपनी इटसेल्फ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट शेयर होल्डर। तो कंपनी का टैक्स कंपनी देता था, जो नेट प्रॉफिट आया उसमें से हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी दे देता था, तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्टेड हो जाता था। लेकिन अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अबॉलिश हो गया है, तो अब शेयर होल्डर के हाथ में जब डिविडेंड मिलता है तो स्ट्रेट अवे टैक्सेबल हो जाता है। एनीवे क्वेश्चन में देगा तो हम लोग को मालूम है कैसे करना है। सो दिस इज वेरी सिंपल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है पीडी 1 प्लस कैपिटल टी नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं। आरपी माइनस आईपी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरपी प्लस आईपी बाई 2। सबसे पहला प्रेफरेंस डिविडेंड 10% बोला है क्वेश्चन में, 100 रुपीज का, तो 10% ऑफ 100 ये एक प्रेफरेंस शेयर का आया इंटू 1000, सो दैट इज कमिंग टू 10,000। n is equals to 10 years, आईपी इशू पार में हुआ है, -2 रुपए फ्लोटेशन। इशू डिस्काउंट में होता तो माइनस डिस्काउंट, इशू प्रीमियम में होता तो प्लस प्रीमियम। जो भी आ रहा है इंटू 1000, आरपी 105 इंटू 1000,
दिस विल बी 700, 7,000/10, और इसका एवरेज करेंगे तो 101500, 10,700/101500 into 100 कितना आ रहा है? ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स. पहला बात, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के केस में क्या होता है? हम लोग एक फिक्स्ड आउटफ्लो है हमारा, हर साल इंटरेस्ट देना है. प्रेफरेंस शेयर में भी हमारा फिक्स डिविडेंड देना है. बट इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फिक्स डिविडेंड नहीं देते, इट्स अ वेरिएबल डिविडेंड. प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे. अगर डिविडेंड नहीं दिया तो वो लोग क्या करेगा? अपना शेयर बेचना शुरू कर देगा. और सभी लोग अगर मार्केट में जाके शेयर बेचना शुरू कर देगा कि हम इस कंपनी का ओनर नहीं बनना चाहता, हम इस कंपनी का. स्टॉक मार्केट में क्या होता है? कोई बेचता है तो कोई खरीद लेता है. तू मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, जिसको उम्मीद है करेगा वो खरीद लेता है. ऐसा ही होता है. आज हमको अब मेरा शेयर बेचना है. बाजार मूवी है सैफ अली खान का, देखना उसको, तो तुम लोग को स्टॉक मार्केट के बारे में आइडिया लगेगा थोड़ा. मार्केट में लोग गलत गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है. जो बड़ा बड़ा आदमी लोग होता है वो लोग अपना मुंह से निकाल दिया कि हाँ ये कंपनी बढ़िया है, इसका शेयर प्राइस दुगना हो जाएगा. जो स्टॉक एनालिस्ट होता है, एक्सपर्ट्स लोग होता है, वो लोग अगर कुछ कमेंट कर दिया तो मार्केट में एक मूवमेंट आता है. तो कहने का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर का कॉस्ट निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट. कॉस्ट मतलब क्या? एनीथिंग विच आई एम डूइंग इन ऑर्डर टू फुलफिल माई प्रॉमिस. बाकी केसेस में डिवेंचर प्रेफरेंशियल में देयर इज अ फिक्स्ड आउटफ्लो ऑफ मनी. उनको एनीथिंग कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला अपार्ट फ्रॉम दैट. बट इक्विटी शेयर होल्डर को रेसिडोरी अर्निंग्स मिलता है. तो कितना अर्निंग्स हो गए तो सर्टिनिटी के साथ बताना मुश्किल है. कितना डिविडेंड दूंगा मैं हर साल ये भी बताना मुश्किल है. तो इस केस में अलग अलग तरह का फॉर्मूलाज है. अगर आप देखेंगे किसी भी किताब में तो कम से कम 7-8 फॉर्मूला दिया हुआ इक्विटी के लिए. राइट. तो उसी में से हम लोग एक तो पहले कर रहे हैं. तो उसके पहले थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज दूंगा. कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? कंपनी के लिए क्या कॉस्ट बनेगा? जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है वही कॉस्ट बनेगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर इज इक्वल्स टू के. है ना? जो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होगा. It is very difficult to quantify
shareholders expectation as it varies from shareholder to shareholder. तुम बोलेगा हमको 20% रिटर्न चाहिए, तुम बोलेगा हमको 25% चाहिए, तुम बोलेगा हमको 50% चाहिए। कंपनी तो सबको खुश नहीं कर पाएगा। Yes or no? So it is very difficult to quantify shareholders expectation as it varies from shareholder to shareholder. अगर एक सिंगल शेयर होल्डर है, कितना चाहिए तुमको? 20%। ये मेरे लिए कॉस्ट हो गया। अभी क्या होगा इफ expectation of shareholder is not met, then shareholders will start selling the shares in the market. थोड़ा दिन मैं इक्विटी शेयर होल्ड किया, मेरा शेयर प्राइस में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, उल्टा शेयर प्राइस गिर जा रहा है। If the expectation of the shareholder is not met, then shareholder will start selling the shares. And if this action is exercised by all the shareholders, then market price of the share will fall. If the above action is adopted by majority of shareholders, then share price will fall. अल्टीमेटली कंपनी बंद हो जाएगा ना। सो बीइंग अ कंपनी मेरे को क्या करना चाहिए? शेयर प्राइस को गिरने से बचाना है। Therefore, the company should maintain the share price by maximizing the earnings so that shareholders expectations are met. हालांकि इसमें भी पॉइंट है, सभी का एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगा, लेकिन जिसका भी होगा वो लोग बाइंग साइड में खड़ा रहेगा। जिसका भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहा है ये कंपनी, वो लोग बाइंग साइड में खड़ा रहेगा। मेरे हिसाब से साल भर बाद में इसका शेयर प्राइस 1000 से 1300 हो जाना चाहिए। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग अ 30% रिटर्न। कोई बोलता नहीं 1000 से 1200 हो जाना चाहिए, तो 1215 हो गया, तो 1300 वाला बेचेगा और 1200 वाला खरीद लेगा। गॉट माई पॉइंट? तो कंपनी को शेयर प्राइस को मेंटेन करना है, अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करके, सो दैट द एक्सपेक्टेशंस आर मेट।
जितना लोगों का एक्सपेक्टेशन तुम मीट कर पाएगा वो लोग होल्ड करेगा शेयर को, जिसका एक्सपेक्टेशन तुम फुलफिल नहीं करेगा वो लोग बेचना शुरू कर देगा। अब अगर मैं, तो मेरा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर प्राइस को मेंटेन करना। शेयर प्राइस दैट इज P0। P0 मतलब आज का प्राइस। तो शेयर प्राइस का फॉर्मूला क्या है, किसी भी चीज का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं अपने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और शेयर के केस में फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होता है, डिविडेंड, है ना। मान लेते कंपनी हर साल कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है, राइट। तो कंपनी हर साल क्या देगी, डी, फिर डी, फिर डी, फिर डी, ऐसा ऐसा पूरा इनफाइनाइट ईयर्स। अब ये डी कब मिलेगा, आज से 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, ये 4 साल बाद। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 + R⁴ और यहां पे आर क्या, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैं बोल सकता हूं ना यही के ई है, आई कैन से दिस इज के ई, दिस इज द एक्सपेक्टेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रेट। इस रेट के हिसाब से, ये शेयर होल्डर का मांग है, इस रेट के हिसाब से ये प्राइस होना चाहिए, तुमको इसको मेंटेन करके चलना है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 + KE⁴ क्योंकि फर्स्ट ईयर है ये, 1 + KE⁴ 1 + KE⁴, 1 + KE⁴, ये परपेचुटी का फॉर्मूला है। इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज। दिस इज व्हाट, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज। अल्टीमेटली ये आएगा हमारा D/KE। सो therefore P0 equals to D/KE। तो अपन बोल सकते हैं KE equals to D/P0। ये हो गया हमारा कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल।
ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का, वेयर डी इक्वल्स टू करंट डिविडेंड, P0 equals to current market price। ठीक है। अभी डिविडेंड तो हर साल ग्रोथ करेगा ना, हर साल डिविडेंड ग्रो करता है 5%, 10%, जो कंपनी का ग्रोथ रेट है। तो ग्रोथ मॉडल के हिसाब से दिस इज द फॉर्मूला। D1 is equals to expected dividend एक साल बाद, 1 लिखा है ना, P0 मालूम है, करंट मार्केट प्राइस G is equals to growth rate in dividend। ठीक है। इज इट ओके एवरीवन? आइए, लेट अस डू वन प्रॉब्लम। ये भी वो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज से ही आया है, बट अपने को डिराइवेशन नहीं है, शेयर प्राइस को मेंटेन करना है, राइट। जैसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होगा, ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, ये D3 हो जाएगा, ये D4 हो जाएगा, इस तरीके से। ये D1 हो गया, यहां अगर हम लोग लिखेंगे तो D1 इंटू 1+G, तो D2 हो गया, ये D1 के ऊपर में 1+G, D1 इंटू 1+G का स्क्वायर, मतलब D1 के बाद में 2 साल और आगे ले गए तो D3 हो गया, इस तरीके से। तो उतना डिराइवेशन तुम लोग को एग्जाम में नहीं है, सिंपल, आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला, बट इनफाइनाइट जीपी सीरीज लगेगा, इतना मालूम है। यहां पे हर साल डिविडेंड सेम है। ठीक है, आइए,
company issued 2000 2000 equity share of rupees 100 each as fully paid. The market price at present of these shares is rupees 160 per share. Company has paid a dividend of rupees 8 per share. Calculate KE. Now I told you in the last session कि जब भी अपन कॉस्ट निकालेंगे ना, अपने एक का भी कर सकते, पूरे यूनिट का भी कर सकते हैं, पूरे लॉट का. तो जैसे अगर हम लोग को यहां करना है, यहां पे ग्रोथ नहीं है डिविडेंड में, सिंपल प्लेन वनीला डिविडेंड मॉडल है ये. तो डी बाई पी जीरो, डी 8 है, पी जीरो 160. एक शेयर का करो कैलकुलेशन, हम लोग एक ही शेयर का करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. इंटू 2000 करने का कोई दरकार नहीं है. यहां पे फॉर्मूला में इंटू 100 लिखा हुआ नहीं है, बट इंटू 100 करके निकाल लेना. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट, कंपनी इशूड 2000 इक्विटी शेयर average rate of dividend paid by company for the last 5 years is 21%. मतलब पिछले साल कंपनी ने 21% डिविडेंड दिया है. नाउ रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, earnings of the company has recorded a growth rate of 3%. Market price
ठीक है, इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चन है। पहला, कैलकुलेट के ई। बात नहीं। तो इसमें ग्रोथ है d1/p0 प्लस जी, ये लगेगा। अभी हम लोग को d0 दिया हुआ है, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द लास्ट 5 years। 21% ऑफ 100 फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई होगा 21 रुपया। अब D1 निकालेंगे, दैट इज D0 इंटू 1 साल का ग्रोथ लगाओ इसमें। एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 1 year है ना। 21 इंटू 1 प्लस 3% का फैक्टर क्या होगा, 0.03। 21 इंटू 1.03 कितना आ रहा है, P0 105 दिया हुआ है, G 0.03 दिया हुआ है। हाँ, लास्ट में इंटू इस टाइप का फॉर्मूला में इंटू 100 नहीं किया हुआ है। 21.63 बाई, जो भी आएगा इंटू 100 कर देना। पहले 21.63 को डिवाइड पे 105 करो, प्लस 0.03 इंटू 100 करो। ठीक है,
अब इसका 3 ठो क्वेश्चन आता है, इसमें 3 क्वेश्चन आएगा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ जो जुड़ता हुआ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिटरमाइन मार्केट प्राइस इफ G is equals to 5%। अब ध्यान से देखो, पहले हम लोग का वेरिएबल क्या क्या है वो समझो। के का फॉर्मूला में क्या है, D1 बाई P0 प्लस G। 4 ठो वेरिएबल है, इसमें D0 दे दिया 21, तो D1 आ जाएगा 21 इंटू 1 प्लस 0.05, क्योंकि 3 के जगह 5% ग्रोथ मानो। ठीक है, 5% ग्रोथ मान लिया, क्वेश्चन में बोला है। G 0.05 लेंगे, P0 दिया रहता है तो KE आ जाता है, लेकिन इस सब में KE लास्ट वाला पकड़ लेंगे। एक्सपेक्टेशन यही रखो, P0 निकालो। 23.6 को डेसिमल में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना। ये जैसे हमारा 5/100 हुआ, ये 23.60/100 होगा ना। पहले इक्विटी शेयर का कॉस्ट निकाल लो, फिर बोलेगा ग्रोथ चेंज हो रहा है, तो ग्रोथ चेंज हुआ मतलब D1 चेंज हो जाएगा। के पुराना वाला ले लो तो P0 आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, 0.2360 इज इक्वल्स टू 22.05 बाई P0 प्लस 0.05। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 0.05 को इधर ले आओ, तो 0.2360 माइनस 0.05 इक्वल्स टू 22.05 बाई P0। बोलो भैया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P0 इज इक्वल्स टू 118.54 आ गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में इंटू 100 क्यों होगा? एक्चुअली मैंने ना तुमको यहां पे डायरेक्टली ये दिखा दिया था, ध्यान से देखो, इधर देखो, जैसे ये P0 है ना, ये P0 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो के आ गया। तो इस केस में P0 क्या आएगा मालूम है? इसमें P0 आएगा D1 बाई के माइनस जी। तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो के माइनस जी इज इक्वल्स टू D1 बाई P0, फिर माइनस जी को उधर ले जाऊंगा तो ये वाला आ जाएगा प्लस जी।
यहां पे शेयर प्राइस का फॉर्मूला ये है, तो ये अपने डायरेक्टली वहां बैठा भी सकते, तो अपने 2 स्टेप कम हो जाएगा। जैसे ये अपने इधर कर रहे हैं ना, वी कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। अपने सीधा यहां लिखेंगे P0 इज इक्वल्स टू D1 बाई K माइनस जी। तो ये आ गया 22.05 बाई 0.2360 माइनस 0.05। तो डायरेक्टली देखना ये आ जाएगा, तो ये वाला अपने को करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि P0 का फॉर्मूला से ही के डिराइव हुआ है। यहां पे शेयर प्राइस का फॉर्मूला ये आएगा, उससे अपन के निकाल लिए। यहां पे शेयर प्राइस का फॉर्मूला यही, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज करने से ये आएगा, इससे अपने के निकाल लिए। तो पार्ट 1 में के पूछा था, तो नॉर्मल के वाला फॉर्मूला लगा दिए। पार्ट 2 में ग्रोथ चेंज कर दिया, बोलता अब नया प्राइस बताओ, तो अपने इस तरीके से भी जा सकते हैं और डायरेक्टली शेयर प्राइस का फॉर्मूला से भी कर सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि ये वाला इसी से डिराइव हुआ है। राइट। अब इसका क्वेश्चन 3 क्या है? इफ द कंपनीज KE is 20 and G is 5, कैलकुलेट मार्केट प्राइस। उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। ठीक है। सो के का फॉर्मूला क्या है पहले बताओ। तो अगर के नहीं देगा तो अपने मेन क्वेश्चन वाला के, पर यहां पे के अलग से बोल दिया ना। अच्छा, D021 है, D1 क्या आएगा 5% के हिसाब से, G.05, K.20।
कितना? ठीक है, तो पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे, फिर गिवन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट डिफरेंट ग्रोथ रेट्स दे माइट आस्क यू मार्केट प्राइस। जैसे ही हमारा डिविडेंड मॉडल है ना, वैसा अर्निंग मॉडल भी होता है। डिविडेंड मॉडल में केई का 2 है, डी बाई पी जीरो, यहां पे ई होगा अर्निंग पर शेयर। देखो कोई भी छोटा मोटा शेयर होल्डर होगा ना, उसको डिविडेंड से मतलब है। लेकिन अगर मान लो कोई मेरा कंपनी का 50% 60% शेयर होल्ड किया है, वो तो हमेशा अर्निंग मॉडल ही फॉलो करेगा, क्योंकि उसको तो रेसिडुअरी अर्निंग भी मिलेगा ना। छोटा इन्वेस्टर क्या करता है, डिविडेंड लेता है, 2-4 साल शेयर होल्ड करता है, उसके बाद बेच देता है। लेकिन कोई अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेजोरिटी होल्डिंग है, वो तो अपना होल्डिंग बना के रखेगा ना। सेम है, डिविडेंड इज जस्ट रिप्लेस्ड बाय अर्निंग, where E1 is equals to E0 into 1 plus G, that is expected earning per share after year 1. Calculate the cost of new equity shares issued from the following data. Face value 100, market value 105, shares issued at
3% premium. Earning per share 10.50. Flotation cost 3 per share. ना यहाँ पे डिविडेंड का कुछ भी नामो निशान नहीं दिया हुआ है. अर्निंग मॉडल लगेगा. अर्निंग में भी कौन सा, नॉर्मल वाला कि ग्रोथ वाला? कहाँ है ग्रोथ रेट, कहाँ दिया हुआ है? नॉर्मल वाला लगेगा. क्योंकि ये नया शेयर है, एफ भी माइनस होगा. P0 is equals to issue proceeds. मार्केट प्राइस नहीं, नया शेयर का निकालना है. आज जितने में शेयर को इश्यू किया हिसाब से देखेगा, 100 फेस वैल्यू 3% प्रीमियम में इश्यू हो रहा है, तो 103 इश्यू प्राइस हो गया. एफ इज फ्लोटेशन कॉस्ट, तो नेट में घर में 100 रुपया आया. तो अर्निंग्स दिया हुआ है 10.5. इंटू 100 करना मत भूलना. तो जब जब नया शेयर होगा ना, समझिए, तो ये डिविडेंड मॉडल है या अर्निंग मॉडल है? ठीक है, अभी हम लोग करेंगे, ये एक और फॉर्मूला है इक्विटी शेयर का कॉस्ट निकालने का, CAPM. इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एसेट
प्राइसिंग मॉडल, राइट। नाउ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? बंदा रिस्क ले रहा है ना। केई मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर एंड investor taking high risk will always expect high return as compared to एक इन्वेस्टर को एक तो रिस्क फ्री रेट तो चाहिए ही, इसको शॉर्ट में अपने आरएफ बोलते हैं। आज हम पैसा इक्विटी स्टॉक में नहीं लगा के गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाते तो कम से कम 7% मिलता ना विदाउट रिस्क। तो इक्विटी में पैसा लगाएं तो 7 से ज्यादा मिलना चाहिए कि 7 से कम? 7 से ज्यादा, क्योंकि रिस्क भी है, प्लस रिस्क प्रीमियम। तो अब हम लोग को बात करना है इस रिस्क का। किसी भी स्टॉक में जब आप पैसा लगाते हैं तो इन्वेस्टर इज एक्सपोज टू 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क और एक है सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क कंप्लीटली इंटरनल कंट्रोल, कंपनीज फंडामेंटल, ये सब चीज से रिलेटेड होता है। और ये वाला हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, इकोनॉमी वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें से दिस रिस्क कैन बी eliminated by holding a well diversified portfolio। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने से, जैसे मान लो इसमें एक मेरा सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, एक एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, एक आयरन एंड स्टील सेक्टर का स्टॉक है, अलग अलग सेक्टर का मेरे पास स्टॉक है। तो किसी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होगा, किसी का खराब होगा, किसी का एवरेज होगा, तो ये आपस में कट जाता है। पोर्टफोलियो में जब बहुत सारा स्टॉक होता है ना, तो फंडामेंटल्स यूजुअली गेट कैंसल्ड अमॉन्ग ईच अदर। अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है तो तुम इससे भी एक्सपोज्ड रहेगा, इससे भी एक्सपोज्ड रहेगा। लेकिन जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल पे डिपेंड करता है, राइट। डाइवर्सिफाइड दिस रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड बाय होल्डिंग अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ये कट जाता है पसरी में, दिस रिस्क गेट्स एलिमिनेटेड। तो जो रिस्क एलिमिनेट हो जाता है, नो नीड टू
measure. This risk cannot be eliminated even if investor holds a diversified portfolio. क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा सारा स्टॉक विल बी बैडली अफेक्टेड. इकोनॉमी अगर क्राइसिस में होगा सारा स्टॉक विल बी बैडली अफेक्टेड, क्योंकि ये तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है. This risk needs to be considered. इस रिस्क को अपने को कंसिडर करना चाहिए. इट इज कैप्चर्ड बाय बीटा. इसको हम लोग बीटा बोलते हैं. बीटा मीन्स sensitivity of stock return with respect to market return. Sensitivity of stock return with respect to market return. अगर सपोज करो बीटा 2 है, इसका मतलब क्या है? For example, beta 2, it means if market return increases or decreases by 1%, stock return will increase or decrease by 2% in the same direction. So risk plus return, risk free rate plus risk premium. दो टाइप का रिस्क होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क कट जाएगा पोर्टफोलियो में, अगर सारा सेक्टर का स्टॉक होगा कट जाएगा, इसको मेजर करने का दरकार नहीं है. लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड है, अगर वो कुछ चेंज होता है तो पूरा मार्केट में जितना भी स्टॉक है सब इफेक्ट होगा. मुद्दा ये है, कोई कम कोई ज्यादा, वही सेंसिटिविटी निकालना है. दैट इज रिस्क. वोलैटिलिटी सेंसिटिविटी को ही तो रिस्क बोलते हैं ना. स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन अराउंड द मीन, दैट इज अ रिस्क. तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने के बावजूद भी हम लोग इस टाइप का रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं. इसको बीटा से कैप्चर करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट. तो बीटा 2 दिया है, इसका मतलब इफ मार्केट चेंजेस बाय 1%, स्टॉक विल चेंज बाय 1%. इफ मार्केट डिक्रीज बाय 1%, सॉरी, इफ मार्केट चेंजेस बाय 1%, स्टॉक विल चेंज बाय 2%. अब मैं आपको बीटा के बारे में बताऊंगा. सपोज अगर बीटा 0 है, आपने पैसा कहां लगाया है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, और तो रिस्क होता नहीं है ना. अगर बीटा 1 है, निफ्टी, सेंसेक्स, मार्केट में पैसा लगाया है ना,
बीटा लेस देन 1 मतलब आईपीएल टीम में राहुल द्रविड़ को लिया है, डिफेंसिव स्टॉक जिसका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे होगा, मतलब मार्केट अगर 1% से चेंज होगा तो स्टॉक 0.5 0.6 से चेंज होगा, इसको डिफेंसिव स्टॉक बोलते हैं। और बीटा एग्रेसिव स्टॉक। रोहित शर्मा को लिया है, 20 बॉल में 50, 20 बॉल में 40, इस टाइप का स्ट्राइक रेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन पूछ सकता है तुमको। सो केई का फॉर्मूला क्या होगा? आर एफ रिस्क फ्री रेट प्लस आर एम माइनस आर एफ इज द स्प्रेड होल इनटू बीटा, वेयर आर एफ इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट रिटर्न ऑन मार्केट, एंड बीटा के बारे में तो मालूम ही है। ठीक है, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करेंगे। बाय।